पूछ रहा है कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यक है। इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये सभी जो है प्लांट्स का जो है क्लासिफिकेशन है। जैसे जानते हैं कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म है। ये सभी जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन है। तो इन सभी में दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो है प्लांट्स का जो है ऐसा क्लास है, ऐसा वर्ग है जिसको जो है निषेचन के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ब्रायोफाइटा। तो एक का जो है सही आंसर होगा बी, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो एक का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछ रहा है कि हीमोफिलिया के समान निम्न में कौन सबसे भिन्न है। सेलेक्ट द ओड आउट विथ रिस्पेक्ट द हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया जो है दोस्तों एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है। जिस व्यक्ति में जो है ये हीमोफिलिया हो जाता है उसमें जो अगर जरा सा भी कट हो जाता है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड का लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इनमें से जो हीमोफिलिया के संबंध में जो है कौन सा भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, दूसरा है ब्लीडर्स डिजीज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और चौथा है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये सभी जो है दोस्तों हीमोफिलिया को जो है ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक मात्रा में जो है ब्लड का लॉस होता है और ब्लड जो है जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, ये जो है हीमोफिलिया से रिलेटेड है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है ये भी जो है हीमोफिलिया से रिलेटेड है, और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी जो है हीमोफिलिया से संबंधित है। लेकिन आपको भिन्न चुनना है तो इनमें से कौन एक अलग है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका ए जो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये जो है इससे रिलेटेड नहीं है। तो 2 का सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि मिनीमाटा बीमारी किससे के कारण होता है। मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू द पोल्यूटेंट। तो मिनीमाटा एक डिजीज है दोस्तों, ये जो होता है ये होता है मरकरी के कारण, जिसको आप पारा भी कहते हैं, कई बार सिंबल भी लिखा रहता है Hg। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। ये मिनीमाटा डिजीज जो है ये मरकरी के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में मिनीमाटा Hg का मात्रा अगर ज़्यादा होता है दोस्तों तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और ये बहुत ही घातक होता है शरीर के लिए। खासकर ये इससे जो है मस्तिष्क रोग बढ़ने की ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मिनीमाटा डिजीज जो होता है ये मरकरी के कारण होता है, पारा के कारण होता है, जिसका सिंबल है Hg है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉ। ज़्यादा दूध देने वाली गाय का जो नाम है दोस्तों इसका सही आंसर होगा ख, हॉलस्टेन। हॉलस्टेन एक ऐसा गाय का प्रजाति है दोस्तों जो है सबसे अत्यधिक दूध देती है। ठीक है, तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, हॉलस्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन। तो बाइनरी फ्यूजन जो है दोस्तों ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है देखने को मिलता है दोस्तों ये अमीबा में और ये पैरामीशियम, ये दोनों में जो है बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर 5 का जो है दोस्तों सही आंसर होगा यहाँ पर डी, अमीबा एवं पैरामीशियम बोथ दोनों में जो है बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि XX एंड X0 टाइप में लिंग निर्धारण में इन द XX0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो टोटल जो है दोस्तों 5 मेथड होता है। एक होता है XY मेथड। ठीक है, XY मेथड होता है। दूसरा होता है दोस्तों X0 मेथड। तो XY मेथड जो है दोस्तों ये हमको मेमल्स में देखने को मिलता है, और ड्रोसोफिला मेलानोग्रेस्टर है एक प्रकार का इंसेक्ट है, उसमें भी देखने को मिलता है। जैसे मेमल्स में हो गया, इंसान हो गया, जानवर, जितना भी मेमल्स हैं ये सभी में जो है XY मेथड देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। दूसरा मेथड है दोस्तों X0 टाइप। X0 टाइप में जो है ये जो है राउंड वर्म और इंसेक्ट में देखने को मिलता है। तीसरा है ZW मेथड, ये जो है बर्ड में देखने को मिलता है, फिश में देखने को मिलता है और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। चौथा है Z0 टाइप, ये जो है आपको मॉथ और बटरफ्लाई में देखने को मिलता है। और 5वां है दोस्तों हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड जो है दोस्तों ये जो है आपको हनी बी में पाया जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है दोस्तों XX और X0 टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। तो XX और X0 टाइप में जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है दोस्तों इसमें जो है
मेल के पास जो होता है X0 पाया जाता है, मेल के पास X0 पाया जाता है और फीमेल के पास जो होता है XX रहता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये फीमेल का जो है सिंबल होता है और ये जो होता है मेल का सिंबल होता है, तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मादा में जो है सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग्स। तो ये जो है देखते हैं आप यहाँ पर फीमेल में जो केवल XX टाइप का जो है पाया जाता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक प्रदूषक है ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है दोस्तों इसके अंतर्गत आता है एक पान होता है और एक होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये दोनों और सॉरी ओजोन होता है दोस्तों, ओजोन होता है। आप ये जहाँ पर भी मिले आपको पान और ओजोन, ये सभी जो है क्या होता है, ये जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। पान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पान का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं PAN, इसका जो है फुल फॉर्म होता है ये होता है प्रॉक्सी एसिटाइल। पान का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जो है दोस्तों पान का फुल फॉर्म होता है। कई बार जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप इनको याद रखिएगा। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है एक प्रकार का जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, और दूसरा है ओजोन। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि टैंगचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है। टैंगचुंग नेटिव फर्स्ट इज ए वैरायटी ऑफ। तो टैंगचुंग फर्स्ट जो है दोस्तों ये वैरायटी है रैस की, धान की, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी रैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गैमीट्स के युग्मन को कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड। तो गैमीट्स के फ्यूजन को दोस्तों कहते हैं सिंगैमी, ठीक है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ख सिंगैमी। यहाँ पर दोस्तों शुगर कैन नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर होगा सिंगैमी, यानी कि जब गैमीट्स मिलते हैं तो उनके फ्यूजन को बोलते हैं सिंगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीट्स बनाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है दोस्तों 2 के पावर n, जहाँ जो है n जो है नंबर ऑफ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है केवल ए का जो है एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, बी का तो नहीं है तो केवल बी होगा। तो इसमें जो है गैमीट्स जो बनेगा दोस्तों, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक गैमीट हो गया, और दूसरा जो गैमीट बनेगा वो बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखते हैं नंबर ऑफ जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है केवल एक है, यानी कि केवल एक का है, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ गैमीट्स जो है बना 2 बना, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 4 अलग अलग प्रकार के, तो 4 अलग अलग प्रकार के देखिए यहाँ पर देखिए जो है एन का वैल्यू किसका जो है 2 है। देखिए यहाँ पर जो है एक ए का भी अल्टरनेट जीन है और बी का भी है अल्टरनेट जीन है। तो यहाँ पर जो है एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि टोटल गैमीट्स जो बनेगी यहाँ इसकी 4 बनेगी। कैसे बनेगी आपको दिखा देते हैं, बना के दिखा देते हैं कि 4 कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पर जो है एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, और बी का जो होगा एक कैपिटल बी, स्मॉल बी, और सी का जो है केवल एक ही होगा। तो गैमेट्स जो बनेगा दोस्तों एक बार में किसी गैमेट्स का एक ही जीन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बनेगा ए बी सी, ठीक है। तो कैपिटल ए कैपिटल बी और सी, एक गैमेट ये हो गया। दूसरा जो गैमेट बनेगा देखिए एक होगा कैपिटल ए, दूसरा बनेगा स्मॉल बी और सी रहे करेगा, तो दूसरा गैमेट ये हो गया। तीसरा गैमेट जो होगा दोस्तों एक होगा स्मॉल ए कैपिटल बी और सी रहे करेगा तीसरा, और चौथा जो है गैमेट बनेगा ये बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी और ये सी। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं जो है 4 गैमेट्स बन गया। तो आप इनको याद रखिएगा 2 के पावर n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 का जो है सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 का जो सही आंसर होगा सी इसका सही आंसर होगा। इससे जो है आप 4 गैमेट्स आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम। तो टर्म इकोसिस्टम को देने वाला जो साइंटिस्ट है दोस्तों वो था एजी टेंसली, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी एजी टेंसली। कई बार इकोसिस्टम की जगह पूछ लेता है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी टर्म को जो दिया था दोस्तों वो दिया था हैकल ने जो है इकोलॉजी टर्म को दिया था। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू जो बनते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन
ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। तो इन सभी में दोस्तों जलकुंभी जो है, जलकुंभी को यानी वाटर हाइसिंथ को जो है टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। तो हेलोड्रेनिक जीन जो होता है दोस्तों, हेलोड्रिक जीन जो है ये पाया जाता है वाई क्रोमोजोम पर। वाई क्रोमोजोम पर जितना भी जीन पाया जाता है दोस्तों, ये जो है हेलोड्रिक जीन कहा जाते हैं। ये हेलोड्रिक जीन जो है बेसिकली दोस्तों केवल मेल में पाया जाता है, इंक्लूसिवली जो है मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाई क्रोमोजोम होते हैं, यानी कि हेलोड्रेनिक जीन जो है वाई क्रोमोजोम पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा जो है दोस्तों ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पर होगा दोस्तों NO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 जो है दोस्तों जब जल से जो है रिएक्शन करता है तो ये बनाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब H2O से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को मिलाकर जो है एसिड रेन कहा जाता है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कृत्रिम वीर्यसेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है दोस्तों, इसमें जो है बाहर के शुक्राणु को जो है किसी फीमेल के अंदर डाला जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो है प्रैक्टिस किया जाता है घोड़ा में, कैमल यानी ऊँट में और बकरी में जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिश में दोस्तों इसमें जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मछली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये जो है मलेरिया का कारण होता है, ठीक है। मलेरिया जो है इसी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म जो है दोस्तों, इन्फेक्शन वाला फॉर्म, उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। जब स्पोरोजोइट जो है किसी इंसान में चला जाता है तो उसको जो है मलेरिया हो जाता है, ठीक है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स जो है प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि डायबिटीज का कारण है। तो डायबिटीज, कॉज ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज किसके कारण होता है दोस्तों? डायबिटीज होता है हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। वो हार्मोन का नाम है दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन अगर किसी व्यक्ति में नहीं मिलता है तो उसको जो है डायबिटीज हो जाता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, इसके कारण जो है डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। जब इंसुलिन की कमी हो जाता है दोस्तों तो ब्लड में केवल ग्लूकोज की मात्रा आ जाता है, ये सेल के अंदर नहीं जा पाता है, और सेल के अंदर नहीं जाने के कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और जिसके कारण उस व्यक्ति को हमेशा लो एनर्जी फील करते रहता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज जो है पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस डायबिटीज को बोलते हैं इंसुलिन के कमी के कारण जिस अगर डायबिटीज होता है तो उनको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो आप इनको याद रखिएगा। डायबिटीज किसके कारण होता है? हार्मोन की कमी के कारण होती है। कौन से हार्मोन की कमी के कारण? तो इंसुलिन की कमी के कारण। इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो डेयरी फार्म में जो है उपलब्ध होता है, क्या क्या अवेलेबल होता है डेयरी फार्म में? तो मिल्क है, बटर है, चीज़ है। तो ये सभी, इसका जो है सही आंसर होगा डी, ऑल। ये सभी जो है आप डेयरी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि टी सेल उत्तरदायी है। टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो टी सेल जो है दोस्तों ये सेल मीडिएट रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। टी सेल के पास दोस्तों मेमोरी भी होता है, ठीक है। ये अपने सेल और दूसरे जो एंटीजन होता है उसको आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, सेल मीडिएट इम्यून रिएक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। अब ये बताइए दोस्तों कि अगर डायबिटीज रोगी में क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण जो है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और ये ब्लड फिल्टर के माध्यम से जो है यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर उसको यूरिन में क्या मिलेगा दोस्तों? शुगर मिलेगा, ठीक है। तो डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, शुगर यानी शकरा, यानी कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में जो है आपको शुगर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? ड्यूरिंग ही जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड।
आइसलैंड, तो किस आइसलैंड पे गए थे दोस्तों? ये गालापागोस, ठीक है, एक प्रकार का आइसलैंड है। तो डार्विन जो है इसी आइसलैंड पर गए थे। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, गालापागोस। इसको हिंदी में बोलते हैं गैलापागो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। तो ये जो है दोस्तों डायरेक्ट जो है डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको जो है इस डाटा को याद रखना होगा, ठीक है, फैक्ट पर आधारित है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 2000 मिलियन वर्ष एगो, 2000 मिलियन ईयर्स एगो जो है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का जो है अपीयरेंस हुआ था धरती पर, ठीक है। तो 23 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? ह्यूमन एरोज इन। तो ह्यूमन का दोस्तों मानव का विकास सबसे पहले हुआ था अफ्रीका में। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि जीवन पहले से विद्वान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था? हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इस सिद्धांत को जो दिया था दोस्तों लुईस पास्चर जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है दोस्तों। यही जो है कहा गया था कि लाइफ जो है केवल जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आता है। इसके लिए जो है इसका जो है फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है स्वान नेक फ्लास्क। ये जो है दोस्तों इसके एक्सपेरिमेंट का नाम है। कई बार यही पूछ लेता है कि स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट जो है दोस्तों लुईस पास्चर को द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कि डिम्बवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब्स गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। फैलोपियन ट्यूब्स यूटेरस एंड वेजिना कॉन्स्टिट्यूट द। तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट, ठीक है, फीमेल एसेसरी डक्ट है सभी। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी फीमेल एसेसरी डक्ट यानी स्त्री सहायक नलिकाएं। कई बार दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है तो मेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो मेल एसेसरी डक्ट के अंतर्गत आएगा वासा इफरेंसिया, इपिडिडामिस, भास डिफरेंस, रेटेटेस्टिस। ये सभी जो दोस्तों मेल एसेसरी डक्ट होता है, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अग्रछद यानी कि द इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। मान के चलिए दोस्तों ये पेनिस का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेनिस का स्ट्रक्चर है। इस पेनिस के जो उभरा हुआ भाग होते हैं दोस्तों उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ठीक है। और इसी ग्लांस पेनिस के ऊपर जो है एक पतली सी स्किन होती है जिसको बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, फोर स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि WHO का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर जो है ये है जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? व्हिच वन ऑफ दिस इज हैप्लॉइड। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है ओवम है, जैगोट है, इंटेगुमनेट है और नुसेलस है। इन सभी में दोस्तों ओवम जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बाकी ये सभी जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ओवम और स्पर्म ये दोनों जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ओवम, जिसको हिंदी में बोलते हैं डीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक एलील है, एन एलील इज द। तो एन एलील जो होता है दोस्तों ये किसी क्रोमोजोम पर जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है। एक से अधिक जीन जो है या तो एक जगह या तो एक से अधिक जगह जो है एक क्रोमोजोम पर पाया जाता है, तो उसको जो है एलील कहते हैं। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को बोलते हैं दोस्तों फूड वेव, हिंदी में बोलते हैं इसे आहार जाल, ठीक है। देखिए मान के चलिए दोस्तों एक फूड चेन बनाते हैं, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को कौन खाता है? तो इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो मान के चलिए एक फूड चेन ये हो गया। और दूसरा फूड चेन बनाते हैं, एक ग्रास है
और ग्रास को कौन खाता है, गोट खाता है, और गोट को कौन खाता है, लायन या टाइगर जो है ये खाता है। तो एक फूड चेन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो जब कई जो है फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो उसको जो है फूड वेब कहा जाता है। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। तो फंगी और हायर प्लांट के रूट के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं माइकोरहिजा। माइको से मतलब होता है फंगी, आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। तो माइकोरहिजा जो है एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगी और बड़े प्लांट के जड़ों के बीच। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि जेम्यूल्स में पाए जाते हैं। तो जेम्यूल्स आर फाउंड, तो गेम्यूल्स किस में पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं स्पॉन्ज में। ठीक है, गेम्यूल्स जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गेम्यूल्स में, यानी गेम्यूल्स अपने नए संतान की उत्पत्ति जो है स्पॉन्ज जो है अपने नए संतान की उत्पत्ति जो है गेम्यूल्स के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको कहाँ मिलेगा, स्पॉन्ज में देखने को मिलेगा। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि अगर एक समान मनुष्य एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है उससे शादी करता है तब क्या होगा। इफ़ ए नॉर्मल मैन मैरिज ए गर्ल हु इज़ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, तो क्या बनेगा इसका देखते हैं दोस्तों। मान के चलिए फीमेल है, एक कैरियर है, तो मान के चलिए इसका एक क्रोमोजोम है डिफेक्टिव है, और ये मेल है जो कि नॉर्मल है। जब इसका चार्ट बनाएंगे तो एक्स और एक इस पर डिफेक्टिव आ जाएगा, XY होगा और XY और इस X पर डिफेक्टिव होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर 4 संतान होगा, अगर दो इसको डॉटर होगा, अगर 2 सन होगा तो 50-50 चांस है, ये इसमें से एक कैरियर होगा और एक को जो है हीमोफीलिया होने का चांस है, यानी कि जो मेल होगा उसको हीमोफीलिया होगा, 50% चांस है, एक स्वस्थ रहेगा और एक को हीमोफीलिया हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा है कि सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। नहीं, देखिए दोस्तों, अगर 4 पुत्र होंगे यानी इसमें 2 डॉटर होंगे, 2 सन होंगे, तो इसमें से केवल 2 ही इफेक्टेड होगा। इसमें से अगर फीमेल होगी तो कैरियर होगी और मेल होगा तो यानी सन होगा तो उसको हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ये आंसर जो है गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सभी पुत्रियाँ हीमोफीलिया से ग्रस्त होगा, नहीं, इसमें भी केवल एक ही को होगा और एक जो है यानी 50% चांस है, 50% जो पुत्रियाँ होगी वो है स्वस्थ होगी, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है कि 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित है, ये जो है सही आंसर होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 2 सन हुआ है, यानी 2 पुत्र हुए हैं जिसमें से एक को जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो गए हैं। तो 34 का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है इन ये फूड चेन हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो है दोस्तों ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो 35 का जो है सही आंसर होगा बायो फर्टिलाइजर इन पेडीफिल। तो धान के खेत में जो उपयोग होने वाला जैव उर्वरक है दोस्तों ये है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। कई बार जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में BGA भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का ये दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी। ठीक है, तो ये जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है धान के खेत में। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस पौधे में क्लेस्टोगेमी पाया जाता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लेस्टोगेमी अकर। तो क्लेस्टोगेमी जो है दोस्तों एक प्रकार का सेल्फ पोलिनेशन है। क्लेस्टोगेमी जो है दोस्तों एक्सक्लूसिव जो है ये सेल्फ पोलिनेशन को दिखाता है। तो ये जो क्लेस्टोगेमी होता है ये होता है कॉमेलिना में। कॉमेलिना जो है एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट है, इसी में जो है क्लेस्टोगेमी होता है। तो 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा सी, कॉमेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है, पार्ट्स ऑफ डीएनए व्हिच स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड। तो वैसा पार्ट जो दोस्तों जो डीएनए जो है स्विच करता है अपना पोजीशन को, तो उससे बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, ट्रांसपोजॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैव कारक है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड। तो बायोटिक कंपोनेंट मतलब हो गया दोस्तों जो जैविक तंत्र में जो है जैविक कारक कौन कौन होता है, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो है जैविक कारक कौन है। तो इसमें पाया जाए, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर्स आता है और डिकम्पोजर्स आता है। ठीक है, हिंदी में देखें तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, जो है 4 का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिए दोस्तों, मिल्क को जो है कर्ड में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। बेसिकली लैक्टोबैसिलस क्यों इसका नाम पड़ा दोस्तों, क्योंकि दूध में जो है लैक्टोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है दूध में, ठीक है। और चूंकि बैक्टीरिया जो है रोड शेप होता है, तो रोड शेप बैक्टीरिया को बोलते हैं, इसका नाम होता है बैसिलस, ठीक है, बैसिलस, इसलिए जो है इसका नाम पड़ गया लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि लीची का खाने वाला भाग है एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज। तो एडिबल पार्ट ऑफ लीची जो है दोस्तों वो है एरिल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इनको याद रखिएगा, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो एरिल जो है लीची का जो है खाने वाले भाग होता है, ठीक है। तो 6 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 64 कोडॉन में से कितने एमिनो अम्ल के लिए कोड होते हैं। आउट ऑफ 64 कोडॉन हाउ मेनी ऑफ देम कोडेड फॉर एमिनो एसिड। देखिए दोस्तों, टोटल जो है 64 कोडॉन होते हैं, उसमें से जो है 61 कोडॉन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोडेड होते हैं। लेकिन 3 कोडॉन ऐसे होते हैं दोस्तों जो किसी भी एमिनो एसिड को नहीं बनाता है, जैसे नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कोड होता है UGA, UAG और सॉरी ये जो है UAG होगा यहाँ पे, UGA, UAG और और होता है दोस्तों UAA। ये तीनों कोडॉन जो है जो किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड के कोडेड के लिए नहीं होता है, जिसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं या टर्मिनेटर कोडॉन कहते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा कि कितना एमिनो एसिड होता है, कितना कोडॉन जो है कोडेड होता है एमिनो एसिड के लिए, तो 61 कोडॉन, ठीक है। तो 7 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है। विद इन द इकोसिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जीव से दूसरे जीव में पूछ रहा है, तो एक जीव से दूसरे जीव में जो है इकोसिस्टम में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ये केमिकल के थ्रू होता है, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, केमिकल्स पदार्थ के रूप में, रासायनिक पदार्थ के थ्रू, ठीक है। तो 8 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। द बैक्टीरिया वेयर डिस्कवर्ड बाय। तो जिंदा बैक्टीरिया का जो दोस्तों खोज किया था, ये किया था A.V. लियोनहॉक ने, ठीक है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अंटोन वॉन लियोनहॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा कथन सत्य है, व्हिच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो है देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनालोगस जो आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का जो है परिणाम है, यानी कि तुल्यरूपता अभिसारी विकास पर आधारित है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। हु सेड द डिफरेंस फॉर्म ऑफ लाइफ हैव इवॉल्व फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन। तो इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों लैमार्क ने। लैमार्क के अनुसार कि आप जिस अंग का यूज करेंगे उसी अंग का जो है विकास होगा, अगर जिस अंग का अगर यूज नहीं करेंगे तो उस अंग का जो है विकास नहीं होगा। तो इस सिद्धांत को दिया था लैमार्क ने, जो बाद में जाकर जो है इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। बाद में जाकर कई साइंटिस्टों ने जो है इस सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन इस सिद्धांत जो दिया था, ये सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, तो आप इनको याद रखिएगा। तो 11 का जो है 11 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि थॉमस माल्थस के कार्य है द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस बेस्ड ऑन। तो थॉमस माल्थस जो है दोस्तों, इसका जो वर्क था ये पॉपुलेशन पर बहुत सारा रिसर्च किया है, ठीक है। इसके रिसर्च में ये भी बता रहे थे कि बताया था कि पॉपुलेशन में किस तरह का जो है विकास होता है, ठीक है, किस तरह का जेनेटिक पूल का निर्माण होता है। तो इसका जो रिसर्च था वो पॉपुलेशन पर आधारित था। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, सॉरी ये होगा यहाँ पर पॉपुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि शकरकंद तथा आलू उदाहरण है विकास के आधार पर। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो इसका जो ओरिजिन होता है दोस्तों, इसका ओरिजिन होता है रूट से। किससे होता है? रूट से। लेकिन फंक्शन जो है, फंक्शन है इसका फूड को स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज करना। लेकिन पोटैटो जो है दोस्तों, पोटैटो का जो ओरिजिन होता है ये जो है स्टेम से होता है,
बेसिकली पोटैटो जो है एक प्रकार के स्टेम है, लेकिन इसका भी फंक्शन जो है फूड स्टोरेज करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन तो सेम है, लेकिन इसका जो है ओरिजिन अलग अलग है, इसलिए जो है एक दूसरे के ये एनालोगस हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एनालोगस है। तो हिंदी में इसको देखेंगे तुल्य रूपता। ठीक है, तो 13 का सही आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस.एल. मिलर थे, एस.एल. मिलर वाज, तो एस.एल. मिलर जो था दोस्तों एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 14 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। इसी ने जो है पहले बार जो है एक्सपेरिमेंट करके बताया और केमिकल इवोल्यूशन का जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अनुसार जो है मानव का जो विकास हुआ है, यानी कि जीव जंतु का जो विकास हुआ है, ये केमिकल के थ्रू हुआ है। इसी साइंटिस्ट ने पहली बार जो है प्रयोग करके दिखाया था, एस.एल. मिलर ने। तो वो ये जो थे साइंटिस्ट, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, अमेरिकन वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक वर्ण चुनाव सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी वाज प्रपोज बाय। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है दोस्तों ये दिया गया था डार्विन के अनुसार, डार्विन प्रपोज किया था, चार्ल्स डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को प्रपोज किया था। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके ... हो। होमोलोगस स्ट्रक्चर आर दोज व्हिच हैव। देखिए दोस्तों, होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है सेम होता है, लेकिन उसका जो फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है, तो वो एक दूसरे का जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो 60 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि शारीरिक संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप में समानता भिन्नता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन ह्यूमरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये बी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट दोस्तों ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोकिन प्राप्त किया जाता है, कोकिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो कोकिन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये होता है एरिथ्रोजाइलोन कोका से। देखिए लास्ट में लगा है कोका। ठीक है, आप इनसे भी इस वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं कि कोकिन किससे प्राप्त होगा? एरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त होगा। ठीक है, तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एरिथ्रोजाइलोन कोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अफीम के अत्याधिक प्रयोग से होता है एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम इज कॉज्ड। तो देखिए दोस्तों, ओपियम जो है एक नशीली पदार्थ होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इसका जो है अत्यधिक कंज्यूम करता है, अत्यधिक मात्रा में लेता है, तो उस व्यक्ति का जो है बॉडी वेट में लॉस होता है। इसके बाद उसका इच्छा शक्ति जो है कमज़ोर हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलता है, जिसको हिंदी में बाजपन कहते हैं। तो ये सभी लक्षण जो है अत्यधिक ओपियम कंज्यूम करने के कारण होता है। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज की एक्टिव इम्यूनिटी इज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन में है देखिए रॉबर्ट कोच है, लुइस पास्चर है, एडवर्ड जेनर है, नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी का जो डिस्कवर किया था ये किया था अलेक्जेंडर गलेनी ने। अलेक्जेंडर गलेनी ने जो है दोस्तों सबसे पहले जो है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जो है बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि दवा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर फाउंड। तो दवा जो है दोस्तों, ड्रग्स जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ये होता है एक डिप्रेसेंट और दूसरा होता है स्टिमुलेटेंट। ये जो है दो प्रकार के ड्रग्स होता है। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि भ्रूण संवर्धन प्रयुक्त होता है एम्ब्रियो कल्चर इज यूज इन। एम्ब्रियो कल्चर का जो यूज होता है दोस्तों ये किस में होता है? ये होता है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो भी अवरोधक होते हैं दोस्तों उसको हटाने के लिए जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है, यानी संकरण अवरोधकों को दूर करना। ठीक है, इसके लिए जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है, भ्रूण संवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो 22 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब दो जो है बेटर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जब दो बेटर ब्रीड को लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन तैयार करते हैं, तो कुछ न कुछ जो है ऑब्स्टेकल भी आ जाता है हाइब्रिड में। उसको हटाने के लिए जो है डायरेक्ट जो है एम्ब्रियो कल्चर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि डीएनए शुद्धिकरण के दौरान अपादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है? ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन व्हिच एंजाइम इज यूज टू ट्रीट प्लांट सेल। देखिए दोस्तों, प्लांट सेल जो होता है इसमें जो है सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज के अंदर जो है इस प्लांट सेल के अंदर जो है डीएनए जो है पाया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके बाहरी परत को हटाएंगे जो सेलुलोज से बना है। तो सेलुलोज को हटाने के लिए आपको कौन सा एंजाइम का यूज करना होगा, तो एंजाइम का नाम है सेलुलेज। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सेलुलेज। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा सेलुलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रीड प्लांट एंड एनिमल विथ डिजायर कैरेक्टर्स थ्रू। देखिए दोस्तों, डिजायर कैरेक्टर्स यानी कि अपने मन चाह जो है आप प्लांट और एनिमल जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है दोस्तों, ये जो हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो है अपने अनुसार जो है नए नए प्लांट और एनिमल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह के गुण देखना चाहेंगे प्लांट में एनिमल में, उस गुण को जो है आप इसमें डाल सकते हैं। किसकी मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि इटाई रोग उत्पन्न होता है। इटाई डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू। तो इटाई डिजीज जो होता है दोस्तों, ये होता है कैडमियम के कारण। ये जो है डायरेक्ट जब कैडमियम का दोस्तों अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन करते हैं, जो कि जल फूड के थ्रू होता है, तो इससे जो है इटाई डिजीज होता है। और ये कैडमियम जो होता है डायरेक्ट जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कैडमियम के कारण। कई बार दोस्तों इसमें जो है आप मरकरी से भी देखेंगे। मरकरी पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर मरकरी का अत्यधिक अगर यूज होता है, अगर मरकरी का जो है ज़्यादा मात्रा अगर हमारे शरीर में चला जाता है दोस्तों, तो ये भी मरकरी जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है। और इसके कारण कौन सा डिजीज होता है, इसके कारण डिजीज होता है मिनी माता डिजीज। ठीक है, मिनी माता डिजीज जो होता है ये मरकरी के कारण होता है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है। रूट फॉर्मेशन इन कैलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय। तो कैलस कल्चर में जो है दोस्तों रूट का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है ऑक्सिन के द्वारा। ऑक्सिन जो है, ये सभी जो प्लांट हार्मोन है दोस्तों सभी का अपना अलग अलग यूज है, लेकिन ऑक्सिन जो है दोस्तों ये रूट फॉर्मेशन में यानी जड़ बनाने में जो है हेल्प करता है। ठीक है, कैलस कल्चर में। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑक्सिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं। तो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं रेप्लिकेशन का एक ओरिजिन यानी उद्भव स्थल। रेप्लिकेशन के बहुत सारे ओरिजिन। डीएनए का रिपेयर मरम्मत नहीं होता, रेप्लिकेशन प्रक्रिया में बहुत धीरे होता है। इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम देयर इज वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर आर मल्टीपल सेट्स ऑफ रेप्लिकेशन, देयर इज नो रिपेयर और डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी स्लो। इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा, यानी कि बैक्टीरिया में जो होता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जो है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जहाँ पर ये अपने डीएनए कंटेंट को जो है डुप्लीकेट करता है, एक से ज़्यादा करता है। तो उसमें जो है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसको हम शॉर्ट में ओरी भी कहते हैं। ठीक है, तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 5 जून यानी कि 5 जून। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ टीडीएस, एक्सेस ऑफ क्लोराइड, एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि मेथेनोग्लोबिन। तो ये जो है दोस्तों जब किसी को ब्लू बॉडी सिंड्रोम होता है, बेसिकली ये बच्चे में देखने को मिलता है ये डिजीज ब्लू बॉडी सिंड्रोम। इसका जो कारण है दोस्तों ये मेथेनोमेलोग्लोबिन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है मेथेनमेलोग्लोबिन। ठीक है, ये जो है दोस्तों मेथेनोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कंटामिनेटेड नाइट्रेट वाटर अगर ले लेते हैं बच्चे लोग तो उसमें जो है ये डिजीज देखने को मिलता है। अगर आप किसी बच्चे को अगर धोखे से अगर कंटामिनेटेड नाइट्रेट वाटर, कौन सा नाइट्रेट वाटर अगर कोई बच्चा पी लेता है दोस्तों तो इसको जो है मेथेनोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका बॉडी जो है ब्लू रंग का हो जाता है, जिसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मेथेनोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाला विभिन्नताएं हैं। वेरिएशंस फाउंड इन द टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में जो है वेरिएशन किसके कारण देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो होता है सोमानोलोकल वेरिएशन के कारण होता है। ठीक है, ये सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होता है दोस्तों, जिसको जो है सोमे क्लोनल वेरिएशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है वेरिएशन देखने को मिलता है टिश्यू कल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कि वाहित जलमल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज।
तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो दोस्तों माइक्रोज किस स्टेज में यूज होता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान जो है माइक्रोब्स का यूज होता है। ठीक है, तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान, यानी कि द्वितीयक उपचार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? रेगुलेटर जीन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो रेगुलेटर जीन को दोस्तों कहा जाता है इनहिबिटरी जीन, यानी कि निरोधक जीन। तो 32 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इनहिबिटरी जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है? इंटीग्रेटर जीन ऑफ यूकैरियोट्स वर्क्स एज व्हिच टाइप ऑफ जीन ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये जीन जो है दोस्तों ये रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो है दोस्तों ये जीन जो है रेगुलेटर जीन की तरह काम करता है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नियंत्रक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि दालों में अनुपस्थित एमिनो अम्ल का जोड़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन पल्सेस। तो पल्सेस यानी दालें में दोस्तों कौन सा एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है? इसका नाम है मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ये दोनों एमिनो एसिड जो है दोस्तों ये जो है दालें में नहीं पाया जाता है। बेसिकली इसका जो है मेन सोर्स होता है नॉन वेज पदार्थ जो है इसका मेन सोर्स होता है मेथियोनिन का और सिस्टीन का। ठीक है, तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मेथियोनिन व सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एमिनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दोस्तों एमिनो एसिड के बीच का जो बंधन होता है उस बंधन को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि दो एमिनो एसिड जो है, दो या दो से अधिक एमिनो एसिड जो है इसके बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आपस में दो एमिनो एसिड को या इससे अधिक एमिनो एसिड को जोड़ता है और प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बंधन पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए, पेप्टाइड बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।